श्रीमान गंगा जी, श्री सुरजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह रैना जी, देवेंद्र मन्याल जी और युद्धवीर शेट्टी जी, ये सारे प्रत्याशी आप सभी के भरोसे कमल के निशान पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सामने वाले को सिर्फ हराना नहीं है, जमानत जब्त कर कर घर पर भेजना है। भाइयों बहनों, मैं मंदिरों के शहर जम्मू में आया हूं, तब यहां पर बड़े मनपूर्वक कश्मीर के लिए जिन्होंने शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जिन्होंने प्रजा परिषद से आंदोलन शुरू किया, जिसको 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करने का काम। और अभी अभी बाबा दिलीप सिंह मनहास की मूर्ति पर मैं प्रणाम कर कर आया हूं, उनको भी बड़े मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये संयोग ही है कि भाजपा का पहला चुनावी सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है और हम सब मानते हैं कि विघ्नहर्ता यात्राओं के सभी विघ्न का भरण करते हैं। मैं गणेश चतुर्थी की देश भर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई, वो वहां अफसर साहब खड़े हैं, आप डायरेक्शन करे बगैर रहने दो। ओ भाई पुलिस अफसर, आप अपना स्थान ले लो, कुछ चिंता मत करो यहां। और आज जैन भाइयों का पर्युषण पर्व भी शुरू हो रहा है। जैनी सभी भाइयों बहनों को और देश भर को पर्युषण पर्व की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं विराट ताकत भारतीय जनता पार्टी की देख रहा हूं, उससे मेरे मन में जो आनंद है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ 13 सीटों के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि कुर्सियां तो सारी भर गए और बाहर भी लोग समाते नहीं है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप ये मानकर चलिए कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आंबेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर भेजती है, और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी, ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान
हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां बताने आया हूं। पहले मीडिया के मित्रों के मन में बहुत सारा स्पेक्युलेशन है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में ढेर सारे काम किए हैं। मैं इस पर बाद में आता हूं। सबसे पहले यहां जो कार्यकर्ता है उनको मैं मन से अपील करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों, अच्छों को। और इस बार जम्मू कश्मीर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जम्मू के बूथ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जम्मू में जो परिवर्तन आया वो बताना है। भाइयों बहनों, आज मैं जम्मू के सारे मतदाताओं को कहने आया हूं, 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे। किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है, वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे हैं। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। और मित्रों, ये सारी चीजों को लेकर हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए और मतदान के दिन सुबह 7 बजे से मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, कोई इसी का गलत अर्थ निकले, कब्र में भी सोए हुए मतदाता तो को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने करना। मैंने कल ही संगठन की बैठक में एक बात कही है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता 11 बजे के पहले अपना परिवार और 3 परिवार, 4 परिवार, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, अपना परिवार, हर कार्यकर्ता का परिवार और साथ में और 3 परिवार। कितने परिवार हुए भाई? अरे जोर से बोलो, कितने हुए? 4 परिवारों का मतदान 11:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाकर कराना है। मुझे जरा हाथ उठाकर सभी कार्यकर्ता बताएं, क्या तैयार हो इसके लिए? पक्का तैयार हो? आज से ही आपके 4 परिवार चिन्हित कर लो, एक आपका और 3 हमारे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार का। 4 परिवार का वोटिंग 11:30 बजे के पहले हमने समाप्त करना है। भाइयों बहनों, मैं आज मन से कहकर जाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये करता है तो हमें कोई चुनाव में हरा नहीं सकता, कोई चुनाव में हरा। आज मैं जम्मू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह भी कहने आया हूं, अगली सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी, वो दिन लद गए।
वो दिन लग गए कि कोई और तय करता था। अब अगली सरकार किसकी बनेगी वो जम्मू वाले तय करेंगे, जम्मू वाले तय करेंगे। भाइयों बहनों, हमने घर घर जाकर इनके विभाजनकारी एजेंडा के लिए लोगों को जागरूक करना है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया था, मगर आज मैं आप सबके सामने आया हूं और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं भाई। मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज आपके सामने एक एक कर 10 एजेंडा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मैं पूछूंगा तब आप हाँ या ना में जवाब देंगे। करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो, सहमत हो? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था
लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? सहमत है क्या? जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया, घाटी में और कश्मीर में, जम्मू में 40,000 लोग मारे गए, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। मैं आज बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों, मेरी बात ढंग से सुन लेना। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और भाइयों बहनों, अंत में ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं तो कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी की बात कर नहीं सकती। धारा 370 इतिहास की बात हो चुकी है। ये संबोधन आप देख रहे थे जम्मू से, जहां चुनावी सभा का शंखनाद किया केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने। पलौरा में इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह। और अमित शाह ने साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जो अनुच्छेद 370 की पहले की व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया, उस गठबंधन को बेमेल और अवसरवादी बताया और साथ ही साथ कहा कि आरक्षण जैसी व्यवस्था जो गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी दलितों के लिए लागू है उसको खत्म करना चाहती हैं ये पार्टियां। परिवारवादी पार्टियां करार दिया उनको, लेकिन कहा कि बीजेपी इसको कभी भी खत्म नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि 70 साल तक हम विकास के लिए लड़ते थे, आंदोलन करते थे, मांग करते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से विकास की एक नई धारा बही है जम्मू कश्मीर में, उससे साफ है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती। मोदी आपके मन को जानते हैं और जो कुछ भी आपकी जरूरत होती है वो सहज जम्मू कश्मीर को दिया जाता है और विकास की एक नई धारा बह निकली है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को मोदी जी ने हटाया है। आगामी चुनाव को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े मन से चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी भी। और अब जो 3 परिवार बैठकर जम्मू कश्मीर में तय कर लेते थे कि चुनाव कौन, कैसे, कहां से जीतेगा, उसको अब जम्मू कश्मीर की जनता होने नहीं देगी और जम्मू कश्मीर की जनता इस बार चुनावों में बीजेपी का साथ देगी। उन्होंने कहा कि इनके विभाजनकारी एजेंडे को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बेमेल और अवसरवादी बताते हुए कहा कि इनका जो एजेंडा है वो विभाजनकारी है और इस एजेंडे को घर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कितना भी दम लगा दो, हम जो गुर्जर, पहाड़ी, बकरवाल दलितों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है, उस प्रश्न को भी उन्होंने उठाया। जो एक निशान एक विधान की बात है, उस प्रश्न को भी उन्होंने उठाया और कहा कि पहले का ऑटोनॉमी वाला जम्मू कश्मीर जो बहाल करने की बात करते हैं लोग, उसको नहीं होने दिया जाएगा। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी श्रीनगर से जुड़ रही हैं। रमा, आज अगर देखा जाए तो ये चुनावी शंखनाद जो था वो बड़े जोर शोर के साथ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी बड़े मन से चुनाव लड़ेगी और ये इस बार चुनाव जीतेगी भी। बिल्कुल, जोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उसकी एक वजह है निखिल। मैं आपको बताऊं, जिस सड़क पर मैं खड़ी हूं, पुलवामा से ये सड़क पुलवामा और शोपियां को जोड़ती है। ये आतंकवाद प्रभावित इलाका था, ये स्टोन पेल्टर्स का इलाका कहा जाता था। यहाँ पर जिस तरह से खड़े होकर आज मैं स्वतंत्र रूप से बातचीत कर रही हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती थी यहाँ पर खड़े चुनावों की बात करें। चुनावों की क्या बात करें, यहाँ पर जो बाहरी लोग थे वो निकलना उनका दूभर हो जाता था। लेकिन अब ये इलाका जो है चुनावी रंग में सराबोर हो गया है। यहाँ पे शांति है, यहाँ पे स्थायित्व है और 370 हटने के बाद जो है तमाम परिस्थितियां यहाँ पर लागू हुई हैं। लोग विकास की दौड़ में शामिल हुए हैं। तो जो बीजेपी की उम्मीद है वो इस विचारधारा के साथ है।
25 बिंदुओं का संकल्प पत्र आपने देखा होगा, तमाम वर्गों को शामिल किया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि 370 की बात लाने की बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या पीडीपी कर रहे हैं या अन्य दल कर रहे हैं, उनका ये सपना साकार नहीं होगा। वो सिर्फ लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं और वो सेंटीमेंट लोगों के मन में है भी या नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ काफी दिखाई देता है। आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जब अलायंस हो रहा था, सभी के माथे पर पसीना था, बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी और आपस में काफी विभेद थे। इसके साथ ही अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो जब 370 की हम बात करते हैं या अन्य मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें जो है कांग्रेस और एनसी में जो डिफरेंसेस है वो साफ निकल कर आते हैं। पीडीपी के साथ इन्होंने पीएजीडी बनाई थी, लेकिन अभी जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने सवाल उठाया उमर अब्दुल्ला के ऊपर। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते थे जब तक स्टेटहुड नहीं होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्या डर उनके मन में है कि वो 2 जगह जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव लड़े, वहां पर हार गए, श्रीनगर छोड़ के बारामूला गए क्योंकि बारामूला सेफ सीट मानी जाती थी, वहां पर वो चुनाव हार गए। तो अपने आप में बड़े चैलेंजेस हैं ये जो दल बातें कर रहे हैं इनके सामने, और ऐसे में बीजेपी को होप नजर आती है क्योंकि लोग जो है विकास की धारा में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आम लोगों की बात करूं, हालांकि मैनिफेस्टो पे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया, किसी के भी मैनिफेस्टो पे प्रतिक्रिया लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपस में डिस्कस जरूर कर रहे हैं, आपस में बातें जरूर कर रहे हैं। और वो जो बातें हैं वो रोजगार से संबंधित होती हैं, वो शांति से संबंधित होती हैं, सभी को समान अवसर से संबंधित होती हैं। आप देखिए एक गांव से अगर इंडिपेंडेंट लोग जो कभी चुनाव सोच नहीं सकते थे कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, वो चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं। पहली बार चुनाव है जो वायलेंस फ्री है, पहली बार चुनाव है जो किसी डर से फ्री है। 1 दशक के बाद ये चुनाव हो रहा है, 370 के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से यहाँ पर बदलाव आया है उसने बीजेपी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके स्टेटमेंट में उनके जो उन्होंने उद्घोष किया उसमें दिखाई देता है। निखिल, निश्चित तौर पर ये उद्घोष में दिखाई देता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब बात करते हैं सभी के जहन में है कि जो घाटी की सीटें हैं 47 सीटें, वहां का जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का वो तय करेगा कि वो सरकार बनाती हुई नजर आएगी या नहीं। कैसे देखते हैं, क्या रणनीति बीजेपी अपना रही है? बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिया अमित शाह आज। देखिए बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है, बीजेपी जो है वो प्रैक्टिकलिटी के मुद्दे पर लड़ रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जो बीजेपी की नीतियां रही हैं और 370 के बाद जिस तरह से बीजेपी ने जो यहाँ पर दावे किए थे, चाहे विकास के हों, चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के हों, चाहे यहाँ पर सेब उत्पादकों के हों, चाहे यहाँ केसर के किसानों के हों, जिस तरह से यहाँ पर तमाम नीतियां उन्होंने लागू की, सरकार जो है वो लोगों के द्वार पर चलकर गई। इसके बाद यहाँ पर पंचायत चुनाव कराए, इसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुए, वो भी ऐतिहासिक इलेक्शन हुए, किसी ने सोचा नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से। और जो आम लोगों के अंदर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में एक विश्वास पैदा हुआ है, वो जो है वो बीजेपी की उम्मीदें यहाँ पर बढ़ा रहा है। जम्मू में बीजेपी का हमेशा से प्रभाव रहा है। जम्मू का इलाका लो, उधमपुर का इलाका लो, उसमें देखिए तो उसमें जो है वो काफी प्रभुत्व नजर आता है। घाटी में कमल खिलाना, हालांकि आप देखेंगे डीडीसी इलेक्शन में श्रीनगर से घाटी में कमल खिला था, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक था। तो धीरे धीरे जिस तरह से जो सरकार का प्रभाव है, जो बीजेपी की नीति है, बीजेपी को लगता है कि लोगों को समझ में आ रही है, लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आम लोगों को मौका मिल रहा है, जो भाई भतीजावाद है वो खत्म हुआ है। आपको याद होगा जब 370 को यहाँ से निरस्त किया गया था, जब एब्रोगेशन हुआ था, तो उसके बाद जो तमाम नेता थे वो बंद थे। अगर हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की, उमर अब्दुल्ला की, तो यहाँ पे जो आम लोग थे वो लोग कोई भी उनके समर्थन में आगे बढ़कर नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने भाई भतीजावाद फैला के, नौकरियां आती थी पता ही नहीं लगता था कहाँ चली जाती हैं। तो अपने आप में एक रोष था। तो बीजेपी को लगता है कि जो वो रोष है वो बीजेपी के पाले में आएगा वोट बनकर, और एक विश्वास हासिल करने की बात है, दिल जीतने की बात है। जीतेगा कौन ये चुनाव में पता लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि बीजेपी एक आक्रामक रणनीति के साथ एक देश, एक जम्मू कश्मीर, एक विधान, एक संविधान, और सभी को विकास के अवसर, सभी को मुख्य धारा में, और जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है उस रणनीति को लेकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखने की बात है जनता के किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करती है। फिलहाल बीजेपी पूरे आक्रामक मुद्रा के साथ में ये चुनाव लड़ रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रमा। और खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अपनी
भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले में मस्जिद कमेटी से भी जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और इसके लिए पूरी तरह से मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि इस अवैध निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इसके लिए मस्जिद कमेटी ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आप कम कोर्ट को बताएंगे बाद एक एप्लीकेशन मूव की है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टीज। हमने कमिश्नर साहब से आज ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे को इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि इस केस को और ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए और जो भी इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम आप कम कोर्ट को बताएंगे। 14 साल के बाद आज वक्फ बोर्ड वालों ने अपना रिप्लाई फाइल किया है और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है जवाब ये लोग देंगे और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के लिए जो है केस फॉर जो अगले कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता उर्मिला शिमला से जुड़ रही हैं। उर्मिला, सीधे तौर पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी भूमिका स्पष्ट करे। इसके पहले जब ये मामला सामने आया था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और अब वक्फ बोर्ड ने कोर्ट की फटकार के बाद यह कहा जाए या कम से कम आज की सुनवाई के दौरान उन्होंने कह दिया कि हमारा इस जमीन से कोई सरोकार नहीं है। किस तरह से देखती है, क्या कुछ रहा आज अदालत की कार्रवाई? जी निखिल, आज की सुनवाई में कुल मिलाकर जहां देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली और सबसे ज्यादा फटकार भी वक्फ बोर्ड को ही इस दौरान लगी है। नगर निगम के आयुक्त कोर्ट में ये सुनवाई हुई। सुबह 10:30 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। आयुक्त का सीधे और स्पष्ट तौर पर कहना था कि इसकी जिम्मेदारी यदि वक्फ बोर्ड लेता है तो जहां पर 2 मंजिला पहले 2009-10 में ये सामने आया था और 2009 और 10 में 1 मंजिल ही बनी थी और एंटिक 1 थी। 2024 तक आते आते 5 मंजिला समेत एंटिक हो गई और वक्फ बोर्ड इस पे अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहा था। लेकिन आज की सुनवाई में वक्फ बोर्ड पर देखा जाए तो आयुक्त ने कड़ी फटकार लगाई है और वक्फ बोर्ड ने अपनी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो जो है मस्जिद कमेटी के ऊपर लगा दी है। और इन तमाम चीजों पर देखें तो मस्जिद कमेटी से भी जवाब तलब किया गया है। जी, मस्जिद कमेटी को अपना जवाब देना है। 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी। इस बीच में जो आम लोग हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि ये देखने में जो सबसे ज्यादा इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी हुई थी। तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जी निखिल, देखिए संजौली के निवासियों ने भी एप्लीकेशन आज दायर की थी और हिंदू संगठन के जो वकील हैं उनका भी कहना था कि यहाँ पर आम लोगों को मस्जिद के बनने से आम लोगों को खासी दिक्कतें आ रही है अवैध निर्माण के चलते। तो यहाँ के लोगों को समझे तो लगभग पिछले 4 दिनों से जो भी परिस्थितियां बनी थी वो देश प्रदेश सहित देश में भी देखने को मिली और स्थानीय लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि यदि, क्योंकि उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, नगर निगम को अल्टीमेटम दिया था कि वो 2 दिन के भीतर जो है इस पर निर्णय लें और आज क्योंकि 5 अक्टूबर को आगे कार्रवाई जो है संचालित हो गई है, आगे की डेट दी गई है, तो इस पर अब क्या रुख स्थानीय लोगों का होगा ये भी देखना होगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार पूरी मुस्तैदी से बना हुआ है इस पूरे घटनाक्रम पर। जी, थोड़ी सी बात सियासत की कर लेंगे, बहुत जल्दी से आपसे जवाब जानना चाहेंगे। प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो कितने संकट पे, क्योंकि उन्हीं के मंत्री विधानसभा में इसको लेकर के सवाल उठाते हैं, पब्लिक सड़कों पर है और सरकार से कहीं ना कहीं देखने में लगता है जवाब देते हुए बनता नहीं है। जी
जी निखिल, बिल्कुल स्पष्ट देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों में दो फड़े बने हुए हैं। एक जहां मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा इसे बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया, तो वहीं शिमला शहरी के जो विधायक है हरीश जनार्था, उनका जो बयान था वो बहुत ही देखा जाए तो इसके विरुद्ध था। तो दो बयान कांग्रेस पार्टी से आए हैं और कांग्रेस पार्टी के देखा जाए तो अंदर ही इस तरह की अंतर्कथा देखने को मिल रही है, जहां पे एक स्पष्टीकरण बिल्कुल भी तौर पर नहीं देखा जा रहा। तो देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति अभी पूर्णतः अस्पष्ट तौर पर सामने है। जी जी जी, निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर, इस खबर पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उर्मिला इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां भेड़ियों के आतंक से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। राज्य में वन विभाग भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर अब तक इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई है। बहराइच के महसी क्षेत्र में, महसी तहसील है वहां की, और पूरा वन आच्छादित क्षेत्र है जहां पर भेड़ियों का आतंक है। लगभग 30 गांव इस भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। 80 लोगों की टीम भेड़िया सर्च ऑपरेशन में काम कर रही है। पूरे क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा गया है। गांव में को जागरूक करने के लिए एक अलग टीम काम कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे इस पूरी समस्या से निपटना है। सेक्टर में काम कर रही टीम और गांव वालों के माध्यम से भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आपको बता दें कि 6 भेड़िए थे, जिनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। भेड़िया चालाक जानवर है जो पलक झपकते ही छोटे बच्चों को शिकार बना लेता है। जिला प्रशासन के मुताबिक 8 बच्चों का शिकार भेड़िया कर चुका है। तो जो भय का माहौल है वो उसकी वजह से है। 40 से अधिक लोगों को भेड़ियों ने अपने हमलों में घायल किया है। इनमें बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। ड्रोन की मदद से भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और वन विभाग के बड़े अधिकारी तीनों सेक्टर्स में कैंप कर रहे हैं। वन्य पशुओं की जानकारी के जानकार डॉक्टर रेणु सिंह, मुख्य वन संरक्षण, इस अभियान को लीड कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भेड़ियों का आतंक है, दरअसल वो जो करतनिया वन रेंज प्रभाग है उससे सटा हुआ ये पूरा इलाका है। और वहाँ से कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि ये भेड़िए क्यों जो है जंगलों को छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल इन पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हम जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको बताएंगे। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।